बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए फॉर मोर एंड मोर फिज़िक्स यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो फोर्स्ड ऑसिलेशंस हैं और रेजोनेंस है ये क्या है, इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसको हम आइगन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। Natural frequency is the frequency at which system tends to oscillate in the absence of driving or damping force। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट जो है वो हम ये भी जानते हैं कि सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो भी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहे होते हैं, हर टाइम पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ की एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर वो विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ ड्राइविंग और एक्सटर्नल फोर्स वो क्या कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे हमारे पास मैस एंड स्प्रिंग सिस्टम है, उसमें भी उसकी भी एक ख़ास नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। इसमें फिर हमारे पास एक आ जाता है जी नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड किसे कहते हैं? द मोशन पैटर्न ऑफ द सिस्टम ऑसिलेटिंग एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मोशन पैटर्न of systems oscillations at its natural frequency is called the normal mode। ठीक है, all the objects have the natural frequency or a set of frequencies at which they naturally vibrate। उसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स आ जाती हैं वो क्या है जी, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट कर रही है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो एग्जांपल आती है वो साउंड वेव्स की आती है। साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए। एक बॉडी वाइब्रेट करेगी तो वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगी, और उस साउंड वेव्स को रिसीव करने के लिए भी हमें आगे से एक वाइब्रेटिंग बॉडी ही चाहिए होती है। इसी तरह से हमारे पास सेकेंडली साउंड वेव्स को ही प्रोड्यूस करने के लिए हमारे गले में, हमारे थ्रॉट में एक वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वो भी एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के साथ क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, जो कि जनरेट करते हैं आगे से साउंड वेव्स को। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स आ जाती हैं। इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, और साउंड बोर्ड आ जाते हैं गिटार में और वायलिन में। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इसकी एग्जांपल में ट्यूनिंग फोर्क्स भी आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ द रेडियो स्पीकर। रेडियो का जो स्पीकर होता है या साउंड सिस्टम का जो स्पीकर होता है, उसका जो डायफ्राम होता है वो भी एक, आपने अगर गौर किया हो तो वो भी क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है जिस टाइम पर उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फ्लूट को भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि ये फ्लूट भी हमारे पास क्या है जी, इसके अंदर भी एयर कॉलम्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं ख़ास फ्रिक्वेंसी के साथ, जो कि हमें साउंड वेव्स जो साउंड हमें प्रोड्यूस करके दे रही होती है, म्यूज़िकल साउंड। ठीक है, इसी तरह से नॉइस में भी हमारे पास आ जाता है, नॉइस भी आपके पास इसी तरह से ही आ जाता है। व्हेन दीज ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, दे वाइब्रेट एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी और ए पर्टिकुलर सेट ऑफ ए फ्रिक्वेंसी। जब ये चीज़ें जो हैं क्या कर रही होती हैं, वाइब्रेट कर रही होती हैं, वो एक ख़ास फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं या फिर ये सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी को फॉलो करती हैं। द फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसीज एट विच एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू वाइब्रेट विद
when hit, struck, plucked, strummed or somehow disturbed is known as the natural frequency of an object. ठीक है. As the natural frequency of mass attached to the spring हमारे पास क्या आ जाती है जी, हम ये जानते हैं कि 2 पाई f और फ्रिक्वेंसी की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे k/m, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग हमारे पास किसके बराबर होता है, m/k के बराबर होता है और फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या होती है 1/t के बराबर होती है. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से इसका आ जाता है. ये हमारे पास क्या है इसकी आप क्या लें, नेचुरल फ्रिक्वेंसी है. ठीक है, इसको हम इसके सबस्क्रिप्ट में एक छोटा सा ज़ीरो भी डाल देते हैं, इसको हम क्या देते हैं इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी. ठीक है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी को हम इस तरह से शो कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी, हम डिफ़ाइन कर लेते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस को. When a body is subject to the sinusoidal external force, जब किसी बॉडी के ऊपर साइनोसॉइडल एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही होती है. साइनोसॉइडल कहने का मतलब है कि वो पीरियोडिक होगी, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसको उसकी जो एप्लीकेशन है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम जो है वो करेंगे. मतलब हर एक अगर एक मरतबा उस फोर्स को अप्लाई किया है तो 1 सेकंड के बाद फिर दोबारा से उतनी ही फोर्स अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से उतनी ही फोर्स अप्लाई करेंगे. ये आपके पास क्या आ जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा और इसको हम साइनोसॉइडल भी बोलेंगे. ये साइनोसॉइडल एक्सटर्नल फोर्स जो है जब एक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसको जो ऑसिलेशंस वो प्रोवाइड करती है उसको हम क्या नाम देते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन. मतलब हमने एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करके उसको ऑसिलेट करवाने की कोशिश की है. ठीक है, उसमें हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल आ जाती है वो है जी, ब्रिज वाइब्रेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्चिंग सोल्जर्स. ये जो हैंगिंग ब्रिड्ज होते हैं, दो ज़मीन के दो टुकड़ों के दरमियान को आपस में मिलाने के लिए बीच में दरिया जो है वो बह रहा होता है. ठीक है, तो ये जो हैंगिंग ब्रिड्ज होते हैं इनके ऊपर अगर सोल्जर जो हैं फ़ौजी जो हैं वो ड्रिल या मार्चिंग करें, अपनी डेली ड्रिल जो है वो करें, तो वो एक ख़ास आपने देखा होगा कि वो एक ख़ास स्पीड के साथ एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी पाँव को जो है वो ज़मीन पर मारते हैं. तो इसकी वजह से भी एक ख़ास एक फ़ोर्स पैदा होती है कि ये भी आपके पास ड्राइविंग फ़ोर्स है और जो इसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है और इसी की फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या करता है फिर ये हैंगिंग ब्रिज जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो ये भी आपके पास एग्ज़ाम्पल है फोर्स्ड ऑसिलेशन की. अच्छा जी, उसके बाद अब आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई मोटर चल रही है तो आपने देखा होगा कि उसका जो केस है वो भी वाइब्रेट कर रहा होता है, क्योंकि उसके जो शैफ्ट है उसमें जो इर्रेगुलर इम्पल्सेस होती हैं उसकी वजह से वो क्या कर रहा होता है, वो भी वाइब्रेट कर रहा होता है. हमारा ईयर ड्रम भी वाइब्रेट कर रहा होता है जब हम जो है साउंड वेव्स इसको एक्सपोज करते हैं, पीरियोडिक साउंड वेव्स इसको एक्सपोज करते हैं. इसके बाद आपने अगर मोशन ऑफ स्विंग देखा हो तो वो भी आपके पास क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेशन है कि एक बच्चे को जिस टाइम पे हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर उसके बाद फिर वो दोबारा से इधर इस साइड पर आता है. तो ये भी आपके पास पीरियोडिक मोशन है और ये भी पीरियोडिकली आपके पास क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा अपनी मीन पोजीशन की, इसकी मीन पोजीशन है. ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद है जी दीज जो आपके पास ऑसिलेशंस हैं ये एग्जांपल्स हैं किसकी, फोर्स्ड ऑसिलेशन की. दीज फोर्स्ड ऑसिलेशंस हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. अब ये जो फोर्स ऑसिलेशंस होती हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्सटर्नल फोर्स जैसी होती है. दीज फोर्स्ड ऑसिलेशंस have the frequency of external फोर्स, या फिर इस एक्सटर्नल फोर्स को हम ड्राइविंग फोर्स भी बोलेंगे. ठीक हो गया. और एंड नॉट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी,
क्योंकि ये जो फोर्स्ड ऑसिलेशंस होती हैं इनकी जो फ्रिक्वेंसी है ये डिपेंड कर रही होती है एक्सटर्नल फोर्स की फ्रिक्वेंसी के ऊपर, नेचुरल फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती है। अच्छा, द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन बिटवीन द फोर्सिंग एंड द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अब जो बॉडी आपको रिस्पॉन्स देगी नेक्स्ट, वो आपके पास क्या है, वो डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, फोर्सिंग या ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, इसकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर और नेचुरल फ्रिक्वेंसी के दरमियान रिलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। The successive and the small impulse applied at the proper frequency, then the oscillations at the gives us the large amplitude। जैसे ही हम ये एक्सटर्नल फोर्स और को हम अप्लाई करेंगे, इसका स्मॉल इम्पल्स हम अप्लाई करेंगे और उसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, प्रॉपर होगी। तो फिर क्या होगा, ऑसिलेशन हमारे पास जो हमें देंगी वो क्या देंगी, लार्ज एम्पलीट्यूड देंगी कुछ टाइम के बाद। अच्छा जी, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है स्विंग की, कि जैसे ही या तो आपने कभी किसी बच्चे को पार्क में स्विंग जो है दिलाया हो, या उस आपने ख़ुद कभी एक्सपीरियंस किया हो, तो हम स्विंग लेते हुए क्या करते हैं, एक सक्सेसिव अमाउंट के साथ एक जर्क देते हैं अपने पाँव के साथ ज़मीन के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, स्विंग जो है वो आगे भी जाता है, आगे की तरफ भी जाता है और पीछे की तरफ भी जाता है। और फिर हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक मरतबा जर्क दे के हम छोड़ नहीं देते, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा कि स्विंग एक मरतबा आगे की तरफ जाएगा, फिर पीछे की तरफ जाएगा, और कुछ टाइम के बाद उसका जो एम्पलीट्यूड है उसमें कमी आती जाएगी, और क्या होगा, आखिरकार क्या होगा, वो ये देखें इसके एम्पलीट्यूड में कमी आएगी और आखिरकार वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने उसको रोकना नहीं होता, हमने उसको जो है वो और भी ज़्यादा जो है अम्यूज़मेंट के लिए क्या करना होता है, हमने उसको इसका एम्पलीट्यूड को और भी बढ़ाना होता है। तो उसके एम्पलीट्यूड को और बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि पीरियोडिक जर्क्स देते हैं अपने पाँव के साथ ज़मीन के ऊपर, एक झटका देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पहले वो उसका एम्पलीट्यूड इस तरह से होगा, नेक्स्ट जर्क के बाद उसका एम्पलीट्यूड फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जर्क के बाद क्या होगा, और एम्पलीट्यूड में इजाफा हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो फिर इस तरह से वो उसके एम्पलीट्यूड में इजाफा होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाती हैं, फिर फोर्स्ड ऑसिलेशंस हो जाती हैं। ठीक है, जो कि डैम्पिंग को फिर कम कर देती हैं। डैम्पिंग का मतलब होता है कि जो कमी आ रही होती है, उसकी ऑसिलेशंस में जो कमी आ रही होती है। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये हमारे पास क्या कर रही होती है, पॉजिटिव वर्क डन कर रही होती है, और इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फोर्स्ड ऑसिलेशन फॉलोज फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो कुछ इस तरह से आ जाती है, समेशन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एम इंटू ए एक्स, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, और इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपके पास क्या है, माइनस के एक्स, ये इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है। और फिर जो डैम्पिंग फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स को भी इसमें हम कंसिडर करेंगे, ये हमारे पास माइनस बी वी के इक्वल होती है। ये बी आपके पास क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट है। ठीक हो गया। एज द डैम्प्ड ऑसिलेटर ड्रिवन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स दैट वेरीज पीरियोडिकली, हमारे पास जो फोर्स होती है वो किसकी इक्वल होती है, लेट मी चूज़। अच्छा जी, तो हमारे पास फोर्स आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगी, एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। एफ नॉट हमारे पास क्या है, इसमें कांस्टेंट है, और ओमेगा जो है हमारे पास क्या है, ये है जी एंगुलर ये आपके पास क्या है जी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, और ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी किसकी, ड्राइविंग फोर्स की। क्योंकि ओमेगा नॉट को हमने एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोला है, तो ये हमारे पास क्या है जी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स आ गई। ठीक है,
और ये आपके पास क्या होती है, वेरिएबल होती है। और ये जो ओमेगा नॉट है, जिसको हमने नेचुरल फ्रिक्वेंसी का है, जिसको हमने नेचुरल फ्रिक्वेंसी का है, ये क्या होती है हमारे पास, फिक्स्ड होती है बाय द वैल्यूज़ ऑफ के एंड एम। ठीक हो गया। अच्छा जी, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो F इज़ इक्वल टू एम ए एक्स के बराबर होता है। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ डाल देंगे सारी। इसमें हमारे पास जो वैल्यू डलेगी वो डैम्पिंग फोर्स की डलेगी। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप बेशक मेरी प्लेलिस्ट में इसको तलाश कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो फार्मूला अभी मैं यहाँ पे यूज़ करने लगी हूँ ये कहाँ से आया है। ठीक है, इसके लिए इसको फिर हम किस तरह से लिखेंगे, एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस बी वी माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। और फिर उसके बाद इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस बी इंटू डी एक्स ओवर डी टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम इंटू डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ होगा जब हमारे पास ड्राइविंग फोर्स जो है वो क्या करेगी, एक्ट करेगी पीरियडिकली। एज एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज व्हेन ड्राइविंग फोर्स acts periodically। और सिस्टम और एंड द सराउंडिंग्स आर हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन आइसोलेटेड होंगी। वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स आपके पास क्या हो जाएगा, बाय द ड्राइविंग फोर्स वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट and elastic potential energy for spring। इन दोनों में अगर ये आपके पास जो होगी, ये जी होगी वाइब्रेशनल एनर्जी। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वाइब्रेशनल एनर्जी। और अगर आपके पास स्प्रिंग है तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द मीडियम इंक्रीजेज। जिस टाइम पर हमारे पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होता है वो इसी वजह से इंक्रीज़ होता है कि ऑब्जेक्ट के केस में काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग के केस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और साथ में इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम जब इंक्रीज़ करता है तो फिर हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करता है। ठीक है। अच्छा, एनर्जी इनपुट पर साइकिल फ्रॉम ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द इंटरनल एनर्जी फॉर ईच साइकिल steady state reached in which the oscillation reached to the constant amplitude solution would be। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, ये इसको हम प्रूफ नहीं करते इसके सोल्यूशन को, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा जी, x इज़ इक्वल टू ए कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहाँ पे जो a है कांस्टेंट, ये फिर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये है जी एफ नॉट ओवर एम, क्या आएगा जी, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा डिवाइडेड बाय एम का स्क्वायर होल अंडर रूट। ये आपके पास लंबी चौड़ी सी मैथमेटिक्स है। ठीक है, उसमें फिर इसको हमने रिड्यूस करके ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ये, अब ये जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है ऑफ एन
वेयर ओमेगा नॉट हमारे पास क्या है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी है जब हमारे पास जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है ज़ीरो है, ठीक है। तो उस टाइम पर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारे पास क्या होगी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी, और उसको हम ओमेगा नॉट से शो करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस में हमारे पास अब देखेंगे हम कि आगे हम इसमें रेजोनेंस को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा जी, बोथ इक्वेशंस आपके पास ये जो पिछली इक्वेशंस हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एक तो ये वाली इक्वेशन और उसके बाद ये भी, और उससे पहले भी जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, जो मेन इक्वेशन है आपके पास, ये वाली, ये सारी की सारी ये जो इक्वेशंस है आपके पास, both the equations of force oscillations vibrate at the frequency of the driving force, and the amplitude is constant for a given driving force. For small damping, amplitude is large. When the frequency of driving force is near to the natural frequency, then हमारे पास क्या होगा, अच्छा, जब हमारे पास एक ऐसा टाइम भी आ जाता है कि जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रिक्वेंसी और नेचुरल फ्रिक्वेंसी नियरली इक्वल टू वन होती हैं, तो हमारे पास क्या आता है, ड्रामेटिक चेंज आता है, ड्रामेटिक इंक्रीज आता है किसमें, एम्पलीट्यूड में। ठीक है, उस ये जो आपके पास कंडीशन है, इसको फिर क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस का। ये कंडीशन आपके पास क्या कहलाती है, फिर उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है, रेजोनेंस अकर हो जाती है। ओमेगा नॉट इज आल्सो नोन एज द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ सिस्टम। लार्ज एम्पलीट्यूड में हमारे पास एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर टू द सिस्टम अंडर द फेवरेबल कंडीशंस। जब आपके पास फेवरेबल कंडीशंस के दौरान एनर्जी जो है वो सिस्टम को ट्रांसफ़र हो रही है और पीरियडिकली हो रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रिक्वेंसी और नेचुरल फ्रिक्वेंसी नियरली एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, तो क्या होगा, ड्रास्टिक चेंज आएगा या ड्रास्टिक इंक्रीज आएगा एम्पलीट्यूड में, और वो फिनोमेना, वो स्टेट आपके पास क्या होगी, रेजोनेंस की स्टेट होगी। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, x इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, इसको अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी एक्स ओवर डी टी, ये हमारे पास फिर किसके बराबर होता है, वी के। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो v है ये प्रोपोर्शनल है किसके, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई के, क्योंकि a आपके पास क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, तो उसमें फिर हमारे पास अप्लाइड फोर्स जो है वो क्या है, इन इज विच इज़ इन फेज विद वेलोसिटी। अप्लाइड फोर्स आपके पास f है, इज़ इन फेज विद वेलोसिटी। ठीक हो गया। द रेट एट विच द वर्क इज़ डन ऑन द ऑसिलेटर बाय एफ फोर्स इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द एफ एंड वी, और एफ एंड वी का डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं पावर के इक्वल होता है। इसको फिर हम कह सकते हैं कि दिस रेट इज़ आल्सो कॉल्ड द पावर डिलीवर टू द ऑसिलेटर, बिकॉज द प्रोडक्ट एफ डॉट वी इज़ मैक्सिमम व्हेन एफ एंड वी आर इन फेज। ठीक है, ट्रांसफ़र पावर ट्रांसफ़र टू द ऑसिलेटर इज़ एट मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक फ़िगर आ गई है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर आपके पास इस तरह से है, कुछ ग्राफ सा दिया हुआ है। ये आपके पास है ए, इसका एम्पलीट्यूड और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये बीच में आपके पास एक लाइन है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ शो हुए हैं।
ये इस तरह से इनफाइनाइट गया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास क्या है जी, b इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये है जी अनडैम्प्ड। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है जी स्मॉल b, इसका ये जो कोफिशिएंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट है, ये स्मॉल b है। और ये जो लास्ट में है, ये हमारे पास क्या है जी, लार्ज b के लिए है, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। ये आपके पास ग्राफ आ जाता है, द ग्राफ ऑफ द एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी फॉर अ डैम्प्ड ऑसिलेटर व्हेन अ पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स इज प्रेजेंट। नोटिस दैट द शेप ऑफ द रेजोनेंस कर्व डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द डैम्पिंग कोफिशिएंट बी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये आपके पास जो फिर इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स इसकी इस तरह से आ जाती हैं कि इसी रेजोनेंस की वजह से एक ब्रिज था, टैकोमा नाम था उसका, और वाशिंगटन डीसी में 1940 में वो क्या हुआ था, कोलैप्स कर गया था, क्योंकि फ्लैपिंग ऑफ द विंड्स जो थी अक्रॉस द रोडवेज़ की वजह से, जो कि फ्लैपिंग आप कह सकते हैं कि जैसे जिस टाइम पे एक झंडा बहुत तेज़ हवा में लहराता है, इस तरह से जो हवा थी उसके साथ उसने क्या करना शुरू कर दिया था, स्विंग लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से फिर उसमें फिर क्या हुआ था कि वो उसकी जो ब्रिज की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी, वो उस विंड की जो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी थी, ड्राइविंग फोर्स की जो फ्रिक्वेंसी थी उसके साथ मैच कर गई थी, और रेजोनेंस अकर हो गया था, और बहुत ही लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ उसने क्या था, वो स्विंग लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो क्या हो गया था, कोलैप्स हो गया था। इसी तरह से अगर आपने ये भी सुना होगा कि जिस वक्त कोई सिंगर गाना गाता है तो आग लग जाती है, या सिंगर गाना गाता है तो जी जो उसके सामने पड़ा हुआ एक ग्लास है वो टूट गया। ये भी आपके पास एग्जांपल है रेजोनेंस की, कि आवाज़ की जो ड्राइविंग फोर्स है, जो आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी है, वो उस ग्लास की एटम्स की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हो गई, एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा उसको मिल गई, उसका एम्पलीट्यूड एटम्स का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ उन्होंने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हो गया, ग्लास जो है वो शटर हो गया, ठीक है। या फिर हमारे पास वो एनर्जी जो है वो फायर में चेंज हो गई। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी इंशाल्लाह बाकी किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।